माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर में गड़बड़ी के बाद अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक काफी चर्चा में है, क्योंकि ये वही कंपनी है जिसके एक खराब सॉफ्टवेयर अपडेट ने दुनिया में अफरा तफरी मचा डाली। तकरीबन 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया, जिसके चलते एयरपोर्ट्स, बैंक, टीवी चैनल और शेयर बाजार सभी ठहर गए। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है। इस बीच अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक को तगड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 11% से ज्यादा गिर गए हैं, क्योंकि कई इंडस्ट्री में रुकावट के कारण कामकाज बाधित हुआ है। सार्वजनिक सेवाएं बंद हो गई, उड़ानें रोक दी गई। कई सारे जो प्रसारक हैं उनको अपना प्रसारण बंद करना पड़ा। क्राउड स्ट्राइक का मार्केट कैप आउटेज से पहले लगभग $83 बिलियन के पार पहुंच गया था, लेकिन इस झटके से आए क्राइसिस के कारण उसे बड़ा झटका लगा है और देखते देखते इसका मार्केट कैप $8.8 अरब कम हो गया है। यानी कि इस एक झटके में ही कंपनी को करीब 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये कंपनी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जानी जाती है, जिसके ग्लोबल स्तर पर करीब 30,000 ग्राहक हैं। ये कंपनी अपनी ग्रोथ और हाई मार्जिन के कारण निवेशकों के लिए पहली पसंद मानी जाती है। शुक्रवार की गिरावट से पहले पिछले साल इसका स्टॉक दुगना हुआ था, लेकिन अब इस घटना के कारण कंपनी पर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा घटा है। और बात करते हैं एक और बड़ी बात की। लोग अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे कि एक और नए वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कोरोना से कुछ केस अभी भी दुनिया में मिल रहे हैं। इस बीच गुजरात में एक और नया वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। इस नई बला का नाम है चांदीपुरा वायरस। अब तक चांदीपुरा वायरस के 27 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। 15 से ज्यादा लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। फिलहाल गुजरात के 12 जिलों में इस खतरनाक वायरस का असर देखा जा रहा है। 27 में से 24 केस गुजरात के, जबकि 3 अन्य केस दूसरे राज्यों से आए जो कि गुजरात में पहुंचे। अब सबसे ज्यादा मामले साबरकांठा, अरावली में मिले हैं, जहां 4 लोग चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए। रहस्यमयी मौतों के सैंपल जब टेस्ट के लिए लैब भेजे गए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV को बताते हैं कि आखिर चांदीपुरा वायरस क्या है। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन में पाया जाता है। ये मक्खी में पाया जाता है और इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार होते हैं। इस वायरस को साल 2004 से 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। दरअसल ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये आने वाले समय में कई राज्यों में फैल रहा है। जबकि 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में चांदीपुरा से जुड़ा ये केस था। नागपुर के चांदीपुरा में इस वायरस की पहचान हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। पहले जांच में पता चला कि यह वायरस रेत में घूम रही एक मक्खी के कारण होता है और साल 2003-04 में इस वायरस का सबसे बुरा प्रकोप देखने में मिला तब, जबकि महाराष्ट्र में, उत्तरी गुजरात और आंध्र प्रदेश में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। 300 से ज्यादा बच्चों की। अब हम आपको चांदीपुरा वायरस के लक्षण के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह जान लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई चांदीपुरा वायरस की चपेट में आ जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं। चांदीपुरा वायरस होने से रोगी का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और ऐंठन की शिकायत होती है। इसमें फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और तेज इंसेफेलाइटिस होती है। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। कुछ मरीजों में सांस की समस्या और खून की कमी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वायरस मक्खियों से ज्यादा फैलता है। अगर इस वायरस से बचाव की बात करें तो रेत में पाई जाने वाली मक्खियों से बचाव ही चांदीपुरा वायरस से बचाव का पहला चरण है। इसके लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्खी और मच्छरों से बचने के लिए पूरे फुल कपड़े पहने
और मच्छरदानी का इस्तेमाल करते रहें। हालांकि अभी ये गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नज़र रखना पड़ेगी कि आने वाले देश में बाकी के राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात से। एक और बड़ी बात, गुजरात के बड़ोदरा में प्राइवेट स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे 4 बच्चे घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें बच्चे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दीवार के साथ ही छत का भी कुछ हिस्सा गिरा है और दूसरी मंजिल पर बैठे छात्र नीचे आ गिरे। इस घटना में 3 बच्चों को मामूली चोट आई है, जबकि एक बच्चे के सिर में गहरा जख्म हो गया है। हालांकि इस बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल दीवार से ठीक पीछे छात्रों की साइकिल खड़ी करने के लिए एक शेड बना हुआ था। बच्चे से शेड पर गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। यदि 20 फीट ऊंचाई से बच्चे सीधे नीचे गिरते तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने सभी बच्चों और स्कूल प्रबंधन के बयान दर्ज किए। लोगों का कहना है कि हादसे की वजह इमारत का पुराना होना है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस इमारत को 1 महीने पहले ही स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें पूरी इमारत की कंडीशन फिट बताई गई थी। स्कूल में हुए इस हादसे में शेड के नीचे खड़ी बच्चों की साइकिलें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है और सोमवार को भी स्कूल बंद होगा। इस बीच स्कूल की बिल्डिंग का दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दीवार कैसे गिरी। हादसे के बाद बड़ोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के स्कूल संचालक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी भी है। लेकिन ये खबर इसलिए कि कैसे जर्जर इमारतों को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बाद इस तरह की घटना अंजाम दे देती है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं बांग्लादेश की बड़ी बात की। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबेदुल्ला कादर ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और गोलीबारी में अब तक 105 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट हैं। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। छात्रों को जितना जल्द हो सके हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को नरसिंगली जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया। उन्होंने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां पर आग लगा दी। इसके पहले गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सरकार टेलीविजन BTV ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी, उन्हें फूंक दिया। उसी दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने BTV को एक इंटरव्यू दिया था। बांग्लादेश में फिलहाल कुल कोटा 56% है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए 44% सीटें ही रखी गई। अब हम आपको बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर आखिर प्रदर्शन की बड़ी वजह क्या है। आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको 6 साल पीछे लिए चलते हैं, क्योंकि वो ले जाना जरूरी है। 2018 में 4 महीने तक छात्रों का प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने ये खेल पूरा बीते महीने का बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसा आरक्षण मिलता था उसे फिर उसी तरह से लागू किया जाए। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। इसमें छात्र नाराज हो गए और अब इसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में मारे गए हैं, यानी कि आरक्षण की आग पूरे बांग्लादेश में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बात की। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच करीब 10 महीने से की जंग जारी है और ये जो जंग जारी है, इजराइल और हमास के हमले के बाद इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। जंग के दौरान शहर के शहर वीरान हो गए। गाजा में रिहायशी इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो गए हैं। इस बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने अहम फैसला दे दिया।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में इजराइल को जमीन खाली करने और मुआवजा देने की सलाह दे दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा रहा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। ग्राफिक के जरिए आप देखिए, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या आखिर स्थिति है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। आईसीजे ने यह टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की। आईसीजे ने कहा है कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना होगा, बड़ी बात कही है। वहीं आईसीजे के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजरायली लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनियों आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बता दिया। आईसीजे के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वे जहां रह रहे हैं वहीं पर उनकी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है, बल्कि इजराइल की राजधानी है। यह आज से नहीं है, हमेशा से ही इजरायली की जमीन रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि आईसीजे का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकता और इस फैसले के खिलाफ हम खड़े हैं और इस फैसले के खिलाफ हम बात करते रहे। एक बड़ी बात, बड़ी खबर जो आपकी दी थी। एक और बड़ी बात, इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग जारी है। इजरायली सेना जहां गाजा समेत हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा, वहीं इजराइल के कई शहरों पर ही चरमपंथी संगठन के आतंकी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब अमन के हती विद्रोही भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यमन की ओर से इजराइल के शहर तेल अबीब में ड्रोन अटैक किया गया है। इस हमले में एक इजरायली व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हमला अमेरिकी दूतावास के पास हुआ है। हमला इतना खतरनाक था कि इससे आसमान की इमारतों के शीशे भी चटक गए, टूट गए और कई चीजों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इधर से उधर भागने लगे। यमन के हुती विद्रोहियों ने एक ड्रोन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यफा नामक एक नया ड्रोन दागा है जो दुश्मन की सुरक्षा को बाईपास करने में सक्षम है। ये बात हती सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने सोशल मीडिया पर कही। हथियों ने नवंबर से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाकर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल्स हमले किए। उनका कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का संकेत देना है। वहीं हती विद्रोहियों ने हमले पर इजरायली सेना से कहा है कि वो तेल अबीब के मध्य में हुए ड्रोन हमले की जांच कर रही है और इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसे हिजबुल्लाह मिलिशिया के एक वरिष्ठ कमांडर मारे गए। इसी के चलते घंटों बाद हती की ओर से यह हमला किया गया। आईडीएफ ने कहा है कि इजरायली हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हवाई गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। और बात कर लेते हैं अगली बड़ी बात की। रूस की जेल में 479 दिनों से कैद अमेरिकी पत्रकार इवान गश्कोविच को 16 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रूस की कोर्ट ने इवान को जासूसी के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक इवान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट था, जो रूस के यूराल शहर में एक मिलिट्री टैंक फैक्ट्री में जासूसी करते हुए पाया गया। सूत्रों के मुताबिक इवान को पहले येकातेरिनबर्ग के यूराल शहर में 3 दिन तक कमरे में बंद रखा गया। उसके बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। इवान को मार्च 2023 में यूराल में रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। वह अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार है। 30 साल पहले शीत युद्ध खत्म होने के बाद यह पहली बार जब रूस में किसी अमेरिकी पत्रकार को सजा सुनाई गई है।
कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि इवान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो एक अमेरिकी नागरिक है। इससे पहले रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि FSB ने यह आरोप लगाया कि इवान ने अमेरिका के कहने पर रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जानकारी इकट्ठा की। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका इवान की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करता रहेगा। रूस और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे कैदियों की अदला बदली पर भी बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इवान के बदले अपनी सिक्योरिटी सर्विस FSB के लिए काम करने वाले वादिम क्रास्कोव को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। क्रास्कोव इस वक्त जर्मन की जेल में है। उसे 2019 में निर्वाचित चेनेन कमांडर जेलिम खान की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इवान की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने कहा है कि यह दिखता है कि रूस में मीडिया को दबाया जा रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेवा बेरबॉक ने कहा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और पुतिन के डर को यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है। बात करते हैं एक और बड़ी बात की। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है, लेकिन चुनाव के करीब 3.5 महीने पहले ही रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते नजर आ रहे हैं। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के पोल के मुताबिक ट्रंप ने 7 बड़े राज्यों में बाइडेन पर 57% वोटों की बड़ी बढ़त बना ली है, जबकि जो बाइडेन सिर्फ 20% वोट हासिल कर पाए हैं। जिन राज्यों में से पोल की गई है उनमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया शामिल है। पिछली बार बाइडेन ने नॉर्थ कैरोलिना को छोड़कर सभी में जीत हासिल की थी। इस पोल के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप 1980 में रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन की 44 राज्यों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस बीच खबर है कि बाइडेन की कमजोरी पड़ती दावेदारी को देखकर डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी कर ली है। कमला ने उपराष्ट्रपति के लिए संभावितों के रूप में सीनेटर मार्क केली, गवर्नर एंटी वेशियर और राय कपूर का नाम शॉर्टलिस्ट किया है। इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा है कि मेरे राष्ट्रपति बनने तक अगर अमेरिकी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो दोषियों को गंभीर तबाही भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के वक्त हमास ने कुछ अमेरिकियों को भी बंधक बना दिया था। एक और बड़ी बात, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दक्षिण भारत के शहरों की यात्रा अब सस्ती होगी। दरअसल अबू धाबी से दक्षिण भारत के 3 शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इस उड़ान सेवा से शुरू होने के बाद भारत के 3 और हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे। तीनों रूट के शुरू होने से दक्षिण भारत के UAE और UAE से साउथ इंडिया आने वाले लोगों को आसानी होगी। और UAE में 37 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि उस देश के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय माने जाते हैं। भारत और UAE के बीच हवाई गलियारा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई गलियारों में से एक माना जाता है। अबू धाबी से मंगलुरु की उड़ान 9 अगस्त से शुरू होगी और ये उड़ान रोजाना होगी। इस उड़ान का किराया 8,047 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। वहीं तिरुचनापल्ली से अबू धाबी के बीच 11 अगस्त से उड़ान सेवा शुरू होगी, जो हफ्ते में 4 बार चलेगी। इसके अलावा कोयम्बटूर से भी अबू धाबी की सीधी उड़ान सेवा होगी। कोयम्बटूर से अबू धाबी की सीधी उड़ान 10 अगस्त से शुरू होगी और एक तरफ का किराया 7,522 रुपये होगा प्रति व्यक्ति। एक रिपोर्ट की माने तो इस साल भारत और UAE के बीच 23 लाख लोग सीधे उड़ान भरे हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इस साल की पहली तिमाही में 2,40,000 से ज्यादा लोग मुंबई गए। वहीं 2,07,000 लोग कोच्चि आए, जबकि 2,03,000 लोग दिल्ली के लिए सफर कर रहे थे। एसोसिएट स्पॉन्सर क्षेमा